नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सब लोग का स्वागत है। और घटना चक्र जनरल साइंस पार्ट 10 में आज हम लोग पढ़ेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिए हुए घंटी के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी अपडेट मिलते रहें और आप लाइव डिस्कशन में भाग ले सकें और अपने सभी डाउट दूर कर सकें। बच्चों, जो लोग सब्सक्राइब किए रहते हैं उनके पास जो है जब वीडियो स्टार्ट होती है तो उससे पहले ही नोटिफिकेशन चला जाता है और इससे एक फ़ायदा होता है कि आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। बाद में जो डाउट बचे रहते हैं वो बचे ही रह जाते हैं। तो पार्ट 9 में बच्चों हम लोग 40, 41, 42 तक क्वेश्चन हम लोग किए थे। आगे हम लोग आज शुरू करेंगे। अभी ये सब क्वेश्चन जो पार्ट 9 में ऑलरेडी हो चुके हैं बच्चों, ठीक है ना। तो आप लोग पीछे की वीडियो को देखकर तो कूलिंग इज डन बाय रिलीज ऑफ कंप्रेस्ड गैस, ये पार्ट 9 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन हुआ था भाई किस टेम्परेचर पर, किस ह्यूमिडिटी पर आपका कपड़ा जल्दी सूखेगा, ये भी हुआ था। तो इसमें 60 डिग्री टेम्परेचर और 20 डिग्री ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर जितने ज़्यादा होगा और ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी उस पर आपका कपड़ा बच्चों जल्दी सूखेगा। अब देखिए ये 43 नंबर क्वेश्चन को करिए और बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंज आकर्स व्हेन साल्ट इज एडेड इनटू द वाटर। साल्ट इज एडेड इनटू द वाटर, जब पानी में साल्ट को ऐड किया जाएगा बच्चों तो इनमें से कौन सा परिवर्तन आएगा, आपको ये बताना है। तो इसमें जो बच्चों ऑप्शन ए जो है, जब पानी में साल्ट को ऐड कर दिया जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीज्ड एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज। मैं आपको बताता हूँ, देखिए पहाड़ों पर भोजन बनाते समय प्रेशर पहाड़ों पर कम होता है तो साल्ट तो उसे तो हम लोग अपने घर पर भी जब ऐड करते हैं, आप लोग घर पर जो दाल बनाते हैं उसमें अगर आप साल्ट ऐड कर देते हैं तो दाल जो है बच्चों जल्दी गल जाती है, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीज्ड, जल्दी बन जाती है, क्यों कि तो और फ्रीजिंग पॉइंट इज डिक्रीज्ड, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है बच्चों इंक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने से क्या फ़ायदा होता है, कहने का मतलब कि अगर बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए कि 80 डिग्री पर ही कोई चीज़ उबलने लगती है तो इसके बाद जो है बच्चों उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, पानी का जो है टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। अब वो इससे ज़्यादा पर अगर इस पर आप मान लीजिए उसको एनर्जी देते रहे तो क्या होगा, अब इसके बाद इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम साल्ट ऐड कर देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए कि 110 हो गया, तो कम से कम वो चीज़ जो है 110 डिग्री सेंटीग्रेड जो है सेल्सियस वो इंक्रीज हो है, तो 30 डिग्री इंक्रीज हो गया। तो इसी तरह से विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेज आकर्स व्हेन साल्ट इज एडेड इनटू द वाटर, जब पानी में साल्ट ऐड कर देते हैं या किसी भी चीज़ में तो साल्ट ऐड करने के बाद बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो है, तो इसलिए हमारा भोजन जो है जल्दी पक जाता है बच्चों, ठीक है ना। और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज, आप देख रहे हैं कि एक ठेले पर आइसक्रीम वाले बच्चों भर दिन गर्मी के दिन में आइसक्रीम बेचते रहते हैं और उनके पास जो बर्फ़ होती है जो आइसक्रीम को ठंडा रखती है वो क्यों नहीं मेल्ट होती है, तो उसमें वो क्या करते हैं कि बर्फ़ और साल्ट का मिक्सचर बनाए रहते हैं, बर्फ़ और साल्ट का मिक्सचर बनाए रहते हैं और उस मिक्सचर का बर्फ़ में साल्ट मिला देने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। इसलिए उतनी चिलचिलाती गर्मी में भी उनके पास जो है एक ठेले पर या छोटी सी शॉप में जो बर्फ़ जो है सुबह से लेकर शाम तक ऑलरेडी बनी रहती है। तो
विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो पानी में साल्ट मिलाने से बच्चों क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। मैंने जिससे मान लें कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जम जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या होगा, जैसे साल्ट मिला देंगे तो ये बहुत घट जाता है, आ जाता है 100 -100 इस तरह करके, तो वो जो है टेम्परेचर बहुत लो होता है। देखिए तो ये क्या कह रहा है, इफ साल्ट इज एडेड टू द वाटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल इंक्रीज। ठीक है ना बच्चों, दिस हैपेंस एज द बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच vapor pressure of solvent becomes equal to external atmospheric pressure. Similarly, it also decreases the freezing point, which in turn will interfere with the frozen solution crystal structure. That means the temperature will have to be colder to overcome it and freeze the mixture. ठीक है ना बच्चों, तो कहने का मतलब ये एक प्रैक्टिकल आप समझिए कि जैसे किसी भी चीज़ में नमक मिला देने से उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, और ये जो है फ्रीजिंग, तो यही जो ठेले वाले जो होते हैं, ठेले और जो आप इस पर देखते हैं कि आइसक्रीम बेचते रहते हैं, वो नमक और आइस को मिला के रखते हैं। तो इससे उनका टेम्परेचर बहुत लोो हो जाता है। इसलिए कहने का मतलब कि वो सुबह से शाम तक चिलचिलाती गर्मी में भी बच्चों क्या होता है, उनके पास बर्फ़ सुबह से लेकर शाम तक बनी रहती है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल है। साइंस को जो आप अपने जीवन से जोड़ कर देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। तो देखिए क्या कर रहा है, ऑन एडिंग कॉमन साल्ट टू वाटर द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल, यहाँ पर दोनों को पूछ ले, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, डिक्रीज हो जाता है रेस्पेक्टिवली का मतलब क्वेश्चन में जिस क्रम में दिए गए हैं, रेस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः होता है। तो इसको ये 1 और ये 2, परीक्षा में भी आप इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, परीक्षा में भी ऐसे दे देता है ऑप्शन, तो ये 1 का होगा और ये 2 का, और रेस्पेक्टिवली शब्द का मतलब यही हुआ। और सीधे एक्सप्लेनेशन ऑफ द एबव क्वेश्चन, इसका जो आगे जो हम लोग एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। तो ये रहा। अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, एसर्शन और रीजन दिया है, आपको क्या बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज राइट आंसर, राइट आंसर बताना है। तो क्या कह रहा है 45 नंबर क्वेश्चन में, salt is used for cooking the food at places on higher place from the sea level। जो मैं अभी आपको बता रहा था, पहाड़ों पर जो है भोजन बनाते समय हर एक चीज़ के भोजन में नमक डाल देते हैं। नमक डालने से उसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, प्रेशर पहाड़ों पर कम होता है, इसलिए आपका पानी कम ही टेम्परेचर पर उबलने लगता है। तो खाना बनाने में देर लगती है, लेकिन नमक मिला देने से खाना जल्दी बन जाता है। टेम्परेचर इज लो इन हायर प्लेसेज, ये भी सही है। टेम्परेचर इज लो इन हायर प्लेसेज, ये भी सही है, लेकिन कारण जो बच्चों कथन का सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि टेम्परेचर इज लो इन हायर प्लेसेज, टेम्परेचर नहीं प्रेशर होता है। ये अगर प्रेशर रहता तो कथन और कारण दोनों सही हो जाते और एक दूसरे को सपोर्ट करते, क्योंकि टेम्परेचर लो होने से पहाड़ों पर जो है खाना देर से नहीं बनता है, प्रेशर लो होता है, इस कारण से पहाड़ों पर खाना देर से बनता है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर तो लो होता है, लेकिन ये टेम्परेचर लो होना अब मेरा कारण जो है कथन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से देखिए, ठीक है ना। साल्ट इज यूज्ड फॉर कुकिंग द फूड एट प्लेसेज ऑन हायर फ्रॉम सी लेवल, मैंने हायर प्लेसेज पर, मैंने पहाड़ों पर जो भोजन बनाने में साल्ट का प्रयोग किया जाता है, ये बात सही है। इसलिए क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर इज लो इन हायर प्लेसेज, ये भी सही है, लेकिन
टेम्परेचर लो होने से और नमक मिलाकर खाना पकाने में कोई गहरा संबंध नहीं है। जब प्रेशर लो होता है तो इसलिए खाना में नमक बनाकर उसको बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज किया जाता है, तब ये रहता तो सही होता। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाता, अगर प्रेशर रहता तो ऑप्शन ए हो जाता बच्चों, ठीक है ना। चलिए, एट हाई एल्टीट्यूड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो। ऊंचाई पर जो प्रेशर कैसा होता है बच्चों, लो होता है। सो वाटर विल बॉयल एट लोअर टेम्परेचर। प्रेशर कम होने से पानी जो है कम टेम्परेचर पर बॉयल करने लगता है, बिकॉज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज लो एट हाई एल्टीट्यूड, ठीक है ना बच्चों। इट टेक्स लॉन्गर टू कुक एट हायर एल्टीट्यूड देन एट सी लेवल, ठीक है ना। ऊंचाई पर खाना बनाने में ज़्यादा समय लगता है। एडिंग ए लिटिल साल्ट टू दी वाटर विल काज द वाटर टू बॉयल एट स्लाइटली हायर टेम्परेचर विच कैन बी हेल्पफुल वाइल कुकिंग स्पेशली एट हाई एल्टीट्यूड। वाइल कुकिंग देख रहे हैं ना बच्चों, लोअर प्रेशर एट हायर एल्टीट्यूड काजेज द टेम्परेचर टू बी कोल्डर। जो लो प्रेशर होता है पहाड़ों पर, उसी कारण से वहां पर ठंडी रहती है। चलिए, 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें भी कथन और कारण दिया गया है, आपको बताना है कि कौन कौन सा सही है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एज द एल्टीट्यूड इंक्रीजेज, ये बात एकदम सही है। एल्टीट्यूड इंक्रीजेज, जब ऊंचाई बढ़ जाती है बच्चों तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ऊंचाई जब बढ़ जाती है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो आपका कथन सही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इंक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड, ये गलत है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बच्चों डिक्रीज हो जाता है, जबकि यहाँ पर क्या दिया है, इंक्रीज दिया है, ये डिक्रीज हो जाता है। तो ये क्या है, गलत है। कारण जो बच्चों गलत है, तो 46 नंबर क्वेश्चन में ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स, ठीक है ना बच्चों। तो ये ऑप्शन सी क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। ये देख रहे हैं आईएएस के प्री में 2001 में प्रश्न पूछा गया है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज एज वन क्लाइम्स हायर इन द एटमॉस्फेयर एंड इंक्रीज क्लोजर टू द अर्थ सरफेस, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर डिक्रीजेज एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेज, ठीक है ना। ये बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है जब ऊंचाई बढ़ती है, तो ये वही है, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। अब देखिए, टू कीप ड्रिंक at the same temperature for quite some time, the wall of the thermos bottle are coated with. To keep drink at the same temperature for quite some time, wall of the thermos bottle are coated with. तो थर्मस बोतल की जो वाल है किस चीज़ से कोट रहती है बच्चों, सिल्वर लेयर से, ठीक है ना। इसीलिए कोटिंग वाला जो बोतल खरीदेंगे आप तो महंगे मिलते हैं, ठीक है ना। इस तरह से साधारण बोतल आप खरीदेंगे तो 20, 30, 50 में मिल जाएंगे, लेकिन कोटिंग वाला बोतल और अच्छे कंपनी का खरीदेंगे तो 1000-1200 तक पहुंच जाता है, क्योंकि सिल्वर से कोटिंग रहती है। इस कारण से आपका जो टेम्परेचर आता है, चाहे ठंडा हो तो ठंडा, गर्म हो तो गर्म, उसको मेंटेन करता है। The glass or steel which is used in thermos bottle is coated with silver layer to keep drinks at the same temperature for some time, ठीक है ना बच्चों। कुछ समय तक उसको समान तापमान पर बनाए रखने में हेल्प करता है सिल्वर कोटिंग। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, इट इज मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट क्लोथ इन समर, ठीक है ना। सफ़ेद कपड़ा जो बच्चों समर में पहनना क्यों कंफर्टेबल होता है, बताइए। इस क्वेश्चन को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पीछे, बताइए इसका ऑप्शन बताइए आप लोग जल्दी।
It is more comfortable to wear white clothes in summer because they reflect all the heat falling on them. ठीक है ना, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसका ऑप्शन ए सही होगा। They reflect all the heat falling on them. ठीक है ना बच्चों, एब्जॉर्ब नहीं होगा, एब्जॉर्ब ब्लैक करता है। गर्मी में ब्लैक कपड़ा पहन लेंगे बच्चों तो बहुत गर्मी होती है। दे आर सूदिंग टू दी आई, ये एकदम सही नहीं है। इस क्वेश्चन के अनुसार दे रेडिएट हीट ट्रांसफर फ्रॉम द बॉडी, ये गलत है। ठीक है ना, वाइट कपड़े जो है, जो उनके ऊपर लाइट उष्मा आती है, उनको सबको क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसी कारण से ये गर्मी के दिनों में कंफर्टेबल होते हैं, आरामदायक होते हैं। ये वही एक्सप्लेनेशन दिया है। वी यूज वाइट क्लोथ इन समर बिकॉज वाइट क्लोथ आर गुड रिफ्लेक्टर। गुड कैसे हैं, रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, दस वी डू नॉट फील वार्म। इन विंटर ग्रे आर डल कलर्ड, ग्रे आर डल कलर, विंटर मैंने ठंडी, ठंडी में बच्चों डल कलर्ड क्लोथ आर यूज्ड बिकॉज ग्रे आर डल कलर क्लोथ आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। तो गर्मी में बच्चों आप रंगीले या ब्लैक कलर के कपड़े पहने, ठीक ना, ठंडी में। और गर्मी में कैसा पहने, सफ़ेद पहनिए तो आपको कंफर्टेबल रहेगा। और ठंडी में कैसा पहने, काला पहनिए तो ये चीज़ आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा बच्चों। ठीक है ना। इसमें भी देखिए 49 नंबर में कथन और कारण दिया है। कथन क्या दिया है और कारण क्या दिया, इसको पढ़िए। वी प्रिफर वाइट ड्रेस इन विंटर, क्या ऐसा ही है, वाइट ड्रेस इन विंटर नहीं, समर होगा बच्चों। ठीक है ना, इसलिए क्या होगा, अभी वी प्रिफर वाइट ड्रेस इन विंटर, ये तो गलत हो गया बच्चों। हम लोग वाइट ड्रेस तो समर में पढ़े थे। वाइट ड्रेस आर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, ये सही है। वाइट ड्रेस आर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, ये एकदम सही है बच्चों। तो ए इज फॉल्स और आर इज ट्रू, ऑप्शन डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा बच्चों। ठीक ना। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कथन और कारण दिया बच्चों। लाइट कलर्ड क्लोथ आर प्रिफर्ड इन समर, ये जो है एकदम सही है। लाइट कलर्ड समर, लाइट कलर्ड कलर्स आर पुअर एब्जॉर्बर ऑफ हीट, ये भी एकदम सही है। पुअर एब्जॉर्बर कहिए या गुड रिफ्लेक्टर कहिए, पुअर एब्जॉर्बर या गुड रिफ्लेक्टर, ठीक है ना। आर पुअर एब्जॉर्बर कहिए आर या गुड रिफ्लेक्टर कहिए, बोथ आर सिनोनिम्स, ठीक है ना, टू ईच अदर। तो ए और बी दोनों सही है और दोनों का क्या है बच्चों, एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा 50 वाले में, ए आर करेक्ट, आर इज करेक्टली एक्सप्लेन्स ए, ठीक है ना। कारण जो है कथन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। ये देख रहे हैं आरओ ए आरओ द्वारा सौरभ प्री में पूछा गया है बच्चों। वाइट एंड लाइट कलर्ड क्लोथ आर पुअर एब्जॉर्बर ऑफ हीट, दैट इज वाई सच क्लोथ आर प्रिफर्ड इन समर, सो करेक्ट टन टन टन, ठीक है ना बच्चों। तो चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ परस्पिरेशन इज टू, जो शरीर से पसीना निकलता है बच्चों, उसका मुख्य कारण काम क्या है, रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। गर्मी के दिनों में देखते हैं कि हमारे शरीर का टेम्परेचर, जैसे जैसे गर्मी में टेम्परेचर बढ़ती है वैसे वैसे शरीर से पसीना निकलता है। तो क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ परस्पिरेशन इज टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ये हमारे शरीर जो है गर्मी को निकाल कर और पसीने के माध्यम से बॉडी टेम्परेचर को क्या करती है, रेगुलेट करती है।
हर एक चीज़ के पीछे बच्चों एक कारण जुड़ा है। जैसे मान लीजिए कि जो फोड़े फुंसी होते हैं वो देखते हैं कि मवाद निकल जाती है, वहाँ से वो क्या करते हैं, अपनी सुरक्षा करते हैं, ठीक है ना। परस्पिरेशन इज ऑफ्टन रिलेटेड टू हीट, ठीक है ना बच्चों। परस्पिरेशन किससे है, हीट से रिलेटेड है। व्हेन देयर इज ए राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग द बॉडी हीट्स अप एंड दैट कैन बी डेंजरस। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी हैज टू बी स्टेबल और इल्स द सेल्स विल स्टार्ट टू बर्स्ट, ठीक है ना। शरीर का बाद टेम्परेचर बच्चों, ये नहीं कि ठंडी के दिनों में आपके शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है, ऐसा नहीं है। ठंडी के दिन में भी आपके शरीर का टेम्परेचर सेम रहता है, गर्मी में भी सेम रहता है। ठंडी में हम लोग अपने शरीर को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बच्चों कपड़ा पहन लेते हैं, और गर्मी के दिनों में हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा वपड़ा खोल देते हैं, ठीक है ना, नंगे भी घूमने लगते हैं कई लोग। द प्रॉब्लम विल आकर्स विथ रनिंग ऑफ द ऑर्गन्स एंड इवन हार्ट स्ट्रोक can arise which can lead to death. It is the process of perspiration that cools the body down, ठीक ना। The sweat released onto the body cools it down, and when the watery substance evaporates from the skin it takes the heat with it, giving a cooling effect, ठीक है ना बच्चों। शरीर से पसीना निकलता है और पसीना जब इवेपोरेट होता है तो शरीर को ठंडक महसूस होती है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। ए फैन प्रोड्यूसेज फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग हॉट वेदर बिकॉज, पंखा बच्चों हम लोग को ठंडी के दिनों में आराम देता है, आरामदायक महसूस होता है। क्यों, आप ठंडी में पंखा चला के देखिए, आपको आरामदायक महसूस होता है कि नहीं, आप खुद समझ जाएं कि आरामदायक है कि दुखद है, ठीक है ना। तो ए फैन प्रोड्यूसेज फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग हॉट वेदर बिकॉज, गर्मी के दिनों में पंखे आपको क्यों आराम पहुंचाते हैं, बिकॉज आवर पर्सपिरेशन इवेपोरेट्स, कैसे, रैपिडली, हवा लगती है और पसीना जो है इवेपोरेट्स होता है। इवेपोरेट्स माने उड़ता है उष्मा के रूप में, किसके रूप में, भाप के रूप में, भाप के रूप में बच्चों, ठीक है ना। भाप के रूप में इवेपोरेट्स होता है रैपिडली, तेजी से, इसीलिए हमको क्या होता है, कंफर्टेबल फील होता है। इन समर ए सीलिंग फैन इज काउंटर clockwise डायरेक्शन कैन हेल्प ए टू कूल योर होम बाय पुशिंग कूल एयर डाउन ड्यूरिंग द हॉट समर मंथ, though this wind chill effect can work to your advantage by providing a fridge that can help evaporate the skin's moisture quickly, creating a cool feeling, ठीक है ना बच्चों। पसीना जो है तेजी से इवेपोरेट होता है, जिससे हमको क्रिएटिंग ए कूल फीलिंग, ठंडक महसूस होती है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इन एन अर्थन पिचर द वाटर रिमेन्स कोल्ड ड्यू टू दी प्रोसेस ऑफ, रिमेन्स कोल्ड, जो घड़ा होता है बच्चों, घड़ा में पानी ठंडा कैसे रहता है बच्चों, बताइए। घड़ा में जो पानी बच्चों क्यों ठंडा रहता है, देखते हैं कि घड़ा जो रेतीला होता है, रेतीला होता है क्योंकि ये जो घड़ा होता है बच्चों, ये बालू से बना रहता है, कहने का मतलब, और बालू से इसलिए बनाता है, जिसमें आप मिट्टी से भी बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी वाला घड़ा जो है, जितना बालू से बना घड़ा फ्रूटफुल होता है ठंडा करने में, उतना मिट्टी से बना हुआ घड़ा नहीं करता है। तो इन एन अर्दन पिचर, घड़ा में, द वाटर रिमेन्स कोल्ड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के माध्यम से बच्चों घड़ा में जो पानी जो है ठंडा रहता है। तो यूपीपीसीएस प्री 2012 में प्रश्न पूछा गया, ठीक है ना। कंडेंसेशन, सब्लिमेशन ये सब नहीं होता है, कंडेंसेशन तो जमना होता है बच्चों, ठीक ना। नन ऑफ द अबव कैसे होगा, इसमें यही है। तो
तो आगे चलते हैं। द वाटर रिमेन्स cooled in an earthen pitcher because of evaporation. When liquid changes to gaseous or vapor state without boiling, it is known as evaporation. जो पानी से अपने आप भाप निकलती रहती है, जैसे मान लीजिए कि आप ठंड के दिनों में देखेंगे, आप नदी तालाब में चले जाइए तो वहाँ पर इवेपोरेशन होता रहता है। तो क्या कहता है, व्हेन लिक्विड चेंजेस टू गैसियस स्टेट विदाउट बॉइलिंग इट इज नोन एज इवेपोरेशन। ठीक है ना। द अर्दन पिक्चर इज मेड ऑफ मड एंड हैज मेनी माइन्यूट पोर्स। छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इट इज थ्रू दिज पोर्स दैट द वाटर प्लेस्ड इनसाइड द पिक्चर ओजेज आउट। ठीक है ना बच्चों, ओजेज आउट। नाउ टू इवेपोरेट द वाटर नीड्स टू एब्जॉर्ब हीट which will change to vapor. The only way the water oozing out of the pitcher can turn to vapor is by absorbing heat from liquid within the pot. जो पार्ट में जो लिक्विड होता है, पानी होता है, ड्यू टू दिस प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम वाटर इनसाइड द पॉट इन ए फ्यू आवर, कुछ घंटों में बच्चों। ठीक है ना। दिस प्रोसेस दिस वाटर बिकम्स कैसा, कूल हो जाता है। ठीक है ना बच्चों। तो जो पानी होता है इवेपोरेट होने के लिए गर्मी कहाँ से लेता है, पानी से ही ले लेता है, इसलिए पानी ठंडा हो जाता है उसकी गर्मी से, ये अपना काम करता है। तो इसमें देखिए बच्चों, अब 54 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ऑन ए स्पेसिफिक डे and time the temperature was 48 degree Celsius in the Churu and 24 degree centigrade in Shimla. चूरू राजस्थान में है बच्चों, ये राजस्थान में है। टू मेटेलिक कप्स आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट कंटेंट वाटर एट 95 डिग्री सेंटीग्रेड इन चूरू एंड 78 in Shimla. Which one of these two cups reached the room temperature first? तो बच्चों चूरू में जो टेम्परेचर है कितना है, 48 है। चूरू में टेम्परेचर कितना है, 48 है। ये चूरू है और ये शिमला है। और शिमला में कितना टेम्परेचर है, 24 डिग्री सेल्सियस है। और जो कप्स हैं, कप जो है चूरू वाला कप का टेम्परेचर कितना है, 95 डिग्री सेंटीग्रेड, और शिमला वाला कितना है, 71 डिग्री सेल्सियस। इसको सब्ट्रैक्ट करिए, इसको ऐसे करिए। सब्ट्रैक्ट मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो ज़्यादा है नीचे वाले में से ऊपर घटाइए, तो 15 में से 8 गया 7, और यह 8 में से 4 गया 7। ठीक है ना बच्चों। और 11 में से 4 गया, ये भी 7 हो जाएगा। और ये क्या हो गया, 6 में से 2 गया, ये भी 4। तो टेम्परेचर डिफरेंस जो बच्चों कितना दिख रहा है, सेम दिख रहा है। तो बोथ द कप्स रीच द टेम्परेचर एट द सेम टाइम, क्योंकि इनके बीच जो टेम्परेचर गैप है बच्चों सेम है, इसलिए ये दोनों क्या करेंगे, बोथ द कप रीच द रूम टेम्परेचर एट द सेम टाइम। अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहता तो ज़्यादा वाला ज़्यादा तेज़ी से लूज करता है, और धीमे वाला जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा वो धीमे धीमे लूज करेगा। भाई जब उष्मा जो है ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसफ़र होगी, कम रहेगा तो कम तेज़ी से ट्रांसफ़र होगी। तो बोथ द कप्स रीच द रूम टेम्परेचर एट द सेम टाइम। तो देखिए ये क्या कह रहा है, द रेट ऑफ हीट लॉस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कूलिंग रेट। ठीक है ना। रेट ऑफ हीट लॉस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है ना बच्चों। तो इसमें भी देखिए 47 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें भी 47 डिग्री सेंटीग्रेड, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस इज सिमिलर इन बोथ, दज सिमिलर इन बोथ, दज बोथ कप्स रीच द रूम टेम्परेचर एट द सेम टाइम। इसको समझ रहे हैं बच्चों ना, इसको आप सेम टाइम पर रीच करेंगे।
तो कहने का मतलब कि जो टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, इसी कारण से ये सेम पर रिच करेंगे। अगर ज़्यादा रहता तो ज़्यादा वाला तेज़ी से करता और कम वाला धीमे धीमे करता। इसको आप दिमाग में बैठाइए। तो ये देखिए 55 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यूपीपीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न है बच्चों। यूपीपीसीएस का मेंस जो बच्चों, इससे पहले ऑब्जेक्टिव होता था, अब सब्जेक्टिव होने लगा है। ए हॉट बॉडी कूल्स फ्रॉम 90 डिग्री सेंटीग्रेड टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड इन 25 सेकेंड। The same body in further cooling from 75 degree centigrade to 60 degree centigrade will take how much time? ठीक है ना बच्चों। तो इसका रेट देखेंगे हम लोग। कहने का मतलब कि 90 से 75 होने में बच्चों कितना सेकंड ले रहा है? 25 सेकंड ले रहा है। और तो फिर कह रहा है कि 75 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड होने में कितना समय लगेगा, टी आपसे पूछ रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस देखेंगे। इसमें जो ऑप्शन मोर देन 25 सेकेंड, देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 15 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर हो गया। और यहाँ पर कितना हो गया, 80-90। तो ये जो है बच्चों, जिसे ज़्यादा टेम्परेचर है तो 25 सेकंड रहेगा, क्योंकि 90 से 75, जब 90 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है, इससे 75 तो तेज़ी से होगा। और ये 75 से 60 आना है, तो ये नीचे हो गया ना 75, इसलिए ये यहाँ पर क्या होगा, इसमें जो बच्चों 55 का लेस देन मोर। अच्छा टाइम जो बच्चों, जिससे यहाँ पर टेम्परेचर तो धीरे धीरे होगा बच्चों, ठीक है ना। तो इससे ज़्यादा मोर देन 25 सेकेंड होगा बच्चों। क्यों कि ये जो 15 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर जो देख रहे हैं आप, तो ये 90 से, जैसे आप ऊंचाई से जब आएंगे तो नीचे आने में आपको कम समय लगता है, क्योंकि आप तेज़ी से आते हैं। और जब और नीचे हो जाएंगे उसके बाद आपको नीचे समान दूरी तय करने के लिए नीचे आने में ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि जो ऊंचाई जो है बच्चों कम हो गई है, ठीक है ना। क्या कह रहा है देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग states that rate of loss of heat by a body is directly proportional to temperature difference between the body and its surrounding, ठीक है ना। as the temperature difference between the body and its surrounding will be lesser in the second case, ठीक है ना, so the time taken in cooling from will be more than 25 सेकेंड। ये जो कह रहा है बच्चों, कहने का मतलब कि जैसे मान ली कि वही बात है कि जो माने ज़्यादा टेम्परेचर से नीचे आने पर वो आप जल्दी आ जाएंगे, लेकिन 75 से 60 में ये भी 15 डिग्री सेंटीग्रेड का ही अंतर है। लेकिन आपको यहाँ पर 25 से ज़्यादा, ये 25 से तुलना करना, आपको एक्यूरेट नहीं बताना था, ठीक है ना, कि ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा। तो यहाँ पर ज़्यादा लगेगा। चलिए आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं, 56 वाले प्रश्न पर। इन द सीजन ऑफ समर, गर्मी के समय में, वी एक्सपीरियंस ए ह्यूमिड हीट व्हेन वेदर, ह्यूमिड हीट नमी वाली, ठीक है ना बच्चों, नमी वाली हीट हम महसूस करते हैं गर्मी के समय में। व्हेन कब होता है, कब होता है बच्चों, इसका ऑप्शन आप लोग बताइए। इन द सीजन ऑफ समर, गर्मी के समय में बच्चों, वी एक्सपीरियंस ह्यूमिड हीट व्हेन वेदर इज ह्यूमिड, जब वातावरण में बच्चों ह्यूमिडिटी रहती है तो उसके साथ जब हमें गर्मी महसूस हो तो ह्यूमिड हीट होगी। तो मिडिल ऑफ समर, ये गलत है भाई, कोई जरूरी थोड़े कि समर के मिडिल में जो ठंडक ज़्यादा हुई, स्टार्टिंग ऑफ समर ये भी गलत है। स्कॉर्चिंग वेदर, कहने स्कॉर्चिंग, ये जब गर्मी जब ज़्यादा होती है बच्चों उस समय ठीक होता है, लेकिन ह्यूमिडिटी के साथ जो गर्मी होती है बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि उस समय पसीना भी नहीं उड़ पाएगा, तो वो गर्मी आपके लिए ज़्यादा दुखद होती है। तो देखिए क्या कह रहा है, इन द सीजन ऑफ समर व्हेन द वेदर इज ह्यूमिड वी एक्सपीरियंस ह्यूमिडिटी। जब नमी रहती है बच्चों, नमी रहती है तो हमें क्या होता है, ह्यूमिड हीट का एक्सपीरियंस होता है। इससे ये मतलब नहीं है कि समर के शुरू में है, अंतिम में कैसे, ये हमने ये थोड़े कह सकते हैं कि कई बार देखा जाता है कि समर के शुरू में ही ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है। तो जब गर्मी के साथ ह्यूमिडिटी जुड़ जाएगी तो हमें ह्यूमिड हीट, और ह्यूमिड हीट जो बच्चों केवल हीट की तुलना में जब ज़्यादा टेम्परेचर तो उससे ज़्यादा अनकंफर्टेबल होती है। इसमें देखिए क्या कह रहा है 57 नंबर क्वेश्चन में, जेरिक कंडीशन रिफर्स टू, ये इसको एक माने कंडीशन है जिसको जेरिक कंडीशंस रिफर्स टू, एक कंडीशन है जिसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, जेरिक कंडीशन, ठीक है ना। जेरिक कंडीशन किसको कहते हैं, लो ह्यूमिडिटी को बच्चों जेरिक कंडीशन कहते हैं, लो ह्यूमिडिटी को बच्चों जेरिक कंडीशन कहते हैं, ठीक है ना। ये अलग अलग कंडीशन को अलग अलग नाम दिया जाता है, तो लो ह्यूमिडिटी को जेरिक कंडीशन कहते हैं, यही ये इसमें पूछा है आपको, तो ये याद करने की चीज़ है, याद करने की चीज़ है, ठीक है ना, करना है। ये देख रहे हैं ROAR 2014 प्री में क्वेश्चन पूछा, ये सब अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, जेरिक कंडीशन रिफर्स टू लो ह्यूमिडिटी, इट इज ए चैलेंजिंग प्लेस विथ पुअर सैंडी सॉयल, द एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ रेन एंड ड्राउट, जेरिक इन्वायरमेंट इज ए प्लेस वेयर वाटर इज मीगर, ठीक है ना बच्चों। मीजर में क्या होता है, कम होता है, तो जहाँ पर वाटर कम होता है वहाँ पर ये जेरिक इन्वायरमेंट बनता है। तो देखिए जेरिक कंडीशन रिफर्स टू लो ह्यूमिडिटी, ये तो बात सही हो गया। इट इज ए चैलेंजिंग प्लेस विथ पुअर सैंड सॉयल, ठीक है ना, सैंडी सॉयल, द एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ रेन, एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ रेन कहने का मतलब कि बारिश वहाँ न के बराबर है, एंड ड्राट, ठीक है ना, सूखा होता है वहाँ पर। जेरिक इन्वायरमेंट इज ए प्लेस वेयर वाटर इज मीजर। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन, इसको देखिए, द एटमोस्फियर एक्सर्ट्स इनॉर्मस प्रेशर ऑन अस बट वी डू नॉट फील इट। पर्यावरण जो बच्चों या वायुमंडल हमारे ऊपर इनॉर्मस प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर लगाता है, इनॉर्मस में ज़्यादा होता है, इनॉर्मस प्रेशर ऑन अस बट वी डू नॉट फील इट बिकॉज, लेकिन हमको वो प्रेशर महसूस क्यों नहीं होता है बच्चों, ये हमको प्रेशर क्यों नहीं महसूस होता। तो इसमें जो बच्चों, आवर ब्लड एक्सर्ट्स ए प्रेशर स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ एटमोस्फियर, हमारे जो शरीर के अंदर जो ब्लड बहता है बच्चों, आवर ब्लड एक्सर्ट्स ए प्रेशर स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ एटमोस्फियर, एटमोस्फियर से ज़्यादा प्रेशर करता है, हमारे शरीर के अंतर्गत जो ब्लड बह रहा है, फ्लो कर रहा है, वो जो है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगाता है, इसीलिए जो हमें जो पर्यावरण का दबाव है हमको महसूस नहीं होता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए और पर्यावरण का दबाव कम पड़ने लगता है, उस समय आपकी नसें फट सकती हैं। यही कारण है कि जो स्पेस शटल्स होते हैं, जो मान लें कि जो आकाश में स्टेशंस होते हैं, वहाँ पर जो है उन लोग को एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में रखा जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे प्रेशर कम होते जाता है। और आप कई बार देखेंगे कि एरोप्लेन में जो लोग बैठे हैं उनकी पेन से स्याही निकल जाती है, अगर एरोप्लेन ज़्यादा ऊंचाई पर उड़े तब।
The atmosphere exerts enormous pressure on us, but we do not feel it because our blood exerts pressure slightly more than that of atmosphere. We feel this pressure in water. हम लोग पानी में ये प्रेशर महसूस करते हैं बिकॉज द प्रेशर अंडर वाटर इज ग्रेटर दैन और नॉर्मल ब्लड प्रेशर ग्रेटर दैन। हम लोग पानी में जैसे आप जैसे नीचे 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 जाएंगे पानी के अंदर भी प्रेशर बढ़ता जाता है, पानी का दबाव बढ़ता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि वहाँ पर प्रेशर हमें महसूस होता है। एसर्शन और रीजन, कथन और कारण आगे बच्चों। इसमें देखिए 59 वाले में, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरॉल इंक्रीजेज। टेम्परेचर इंक्रीज होने से विस्कोसिटी इंक्रीज नहीं होगी बच्चों, क्या होगी, डिक्रीज होती है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो ये जो है इंक्रीज, विस्कोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, इंक्रीज दिया है, तो इसलिए ये फॉल्स होगा। राइज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये जो है बच्चों क्या है, सही है। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है वैसे से काइनेटिक एनर्जी जो बच्चों ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये फॉल्स और आर इज ट्रू। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। Viscosity of liquid tends to decrease. Viscosity of liquid tends to decrease as the temperature increases. भाई किसी चीज़ को जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गलेगा, और विस्कोसिटी वही होती है जो चीज़ एक मोटे लैंग्वेज में समझिए कि जो जितना गाढ़ा होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। द इंक्रीज इन टेम्परेचर काजेज द काइनेटिक आर थर्मल एनर्जी टू इंक्रीज एंड मॉलिक्यूल्स बिकम मोर मूवेबल, ठीक है ना बच्चों। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, फूड गेट्स कुक्ड फास्टर इन ए प्रेशर कुकर बिकॉज, मैंने प्रेशर कुकर में जो बच्चों भोजन जल्दी क्यों बन जाता है। फूड गेट्स कुक्ड फास्टर इन ए प्रेशर कुकर बिकॉज, क्यों, वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट हायर टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर। हाई प्रेशर के कारण जो बच्चों हाई टेम्परेचर पर बॉइलिंग होता है, ठीक है ना। हाई प्रेशर के कारण हाई टेम्परेचर पर बॉइलिंग होता है, तो ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉइलिंग होगी तो ज़्यादा उष्मा मिलेगी उसको। इसी कारण से बच्चों प्रेशर कुकर में भोजन जो है जल्दी बन जाता है। फूड कैन बी कुक्ड फास्टर इन प्रेशर कुकर सिंस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर एज द वाटर बॉयल्स। ये चलिए बच्चों ये समझा हुआ फैक्ट है, तो इसको हम लोग ज़्यादा वो नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। द प्रेशर कुकर कुक्स फूड इन लेसर टाइम बिकॉज, वही वाला है, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इंक्रीजेज ड्यू टू द हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो आगे चलते हैं। वाई डज फूड कुक्ड फास्टर इन ए प्रेशर कुकर, ये भी वही है, इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज हो तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इतना इम्पोर्टेंट है कि बहुत बार पूछा गया है। 63 नंबर भी क्वेश्चन, फूड इज कुक्ड फास्टर इन ए प्रेशर कुकर बिकॉज ड्यू टू हाई प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज रेज्ड, ठीक है ना बच्चों। ये क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन बार बार अलग अलग तरीके से घुमा कर पूछा गया है। इन
ए प्रेशर कुकर फूड इज कुकड इन शॉर्टर टाइम। प्रेशर कुकर में भोजन जो है कम समय में पक जाता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे प्रेशर बढ़ गया बच्चों तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। इसी कारण से कुकर में भोजन जो है कम समय में बन जाता है। यूपी पीसीएस प्री 2015 में एक प्रश्न पूछा गया है। तो आगे चलते हैं। कथन और कारण दिया है, ठीक ना। तो इसमें कथन कारण देख लेते हैं। द हैंडल ऑफ प्रेशर कुकर, हैंडल ऑफ प्रेशर कुकर इज मेड अप ऑफ एबोनाइट। ये जो चीज़ सही है, एबोनाइट से इसलिए बनाया था क्योंकि वो ऊष्मा का कुचालक होता है। एबोनाइट इज ए हार्ड मटेरियल, ये भी हार्ड भी सही है। तो इसमें जो है, लेकिन हार्ड होना ही प्रेशर कुकर में लगाया जाए, ये सही कारण नहीं है। एबोनाइट हार्ड तो होता है, इसमें कोई दुराय नहीं है। और भी चीज़ें हार्ड हैं क्या, मैं उनको प्रेशर कुकर के, लोहा भी तो हार्ड होता है। लोहा को आप प्रेशर कुकर के हैंडल के रूप में लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि ऊष्मा जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो इसलिए एबोनाइट जो है पुअर कंडक्टर होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ये कारण अगर रहता तब हम इसको ऑप्शन ए का सही करते। देखिए, बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, हमारा ये सही होता। अगर ये चीज दिया रहता, बिकॉज एबोनाइट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तब हम ऑप्शन ए को सही करते बच्चों, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, हैंडल ऑफ प्रेशर कुकर इज मेड अप ऑफ एबोनाइट बिकॉज इट इज एन इंसुलेटर, एंड प्रिवेंट्स हीट फ्रॉम रीचिंग द हैंडल एंड प्रिवेंट्स बर्निंग ऑफ हैंड्स। एबोनाइट इज ए स्ट्रांग मटेरियल, ठीक है ना। ये भी सही है, लेकिन ये कारण रहता क्योंकि ये जो हीट को जो है आपके हैंड तक नहीं पहुंचने देता है। इस कारण से एबोनाइट का प्रयोग प्रेशर कुकर के हैंडल के रूप में लगाते हैं, इसलिए नहीं कि वो हार्ड है। हार्ड बहुत चीज़ें हैं। तो चलिए, मैक्सिमम टेम्परेचर इनसाइड प्रेशर कुकर डिपेंड्स ऑन, प्रेशर कुकर के अंदर जो है मैक्सिमम टेम्परेचर जो है किस चीज़ पर डिपेंड करता है। ये जो है बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। इसमें जो देखिए ऑप्शन ए सही होगा, एरिया ऑफ होल ऑन द टॉप एंड वेट केप्ट ऑन इट। अगर आपकी सीटी जो बच्चों थोड़ा सा उसमें होल कम होंगे, तो इसीलिए कहने का मतलब कि जैसे आप देखे हैं कि ये जो कुकर के ऊपर ये ढक्कन है और इसके ऊपर ऐसे करके क्या लगी रहती है, सीटी लगी रहती है। तो कहने का मतलब बच्चों, अगर ये सीटी आपकी ज़्यादा भारी है तो इसके ऊपर भी टेम्परेचर डिपेंड करता है, क्योंकि जब भारी है तो उसको उठाने में ज़्यादा प्रेशर बनाना पड़ेगा, ज़्यादा प्रेशर बनेगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। इसलिए तो एरिया ऑफ होल, इसमें जो होल ये जो है अगर ये पतला होगा या इसके होल पतले होंगे तो उसके ऊपर क्योंकि ऊष्मा जो है, जो भाप जो है कम निकलेगी तो प्रेशर ज़्यादा बनाएगी तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो एरिया ऑफ होल ऑन द टॉप एंड वेट केप्ट ऑन इट, ठीक है ना बच्चों। अगर ये जो इसका वेट ज़्यादा रहेगा तो टेम्परेचर ज़्यादा बनेगा, वेट कम रहेगा तो कम बनेगा। तो ये ऑप्शन ए वाला आपका क्या होगा, सही है। यूपी पीसीएस प्री 95 में पूछा गया है, लेकिन साइंस के क्वेश्चन का टाइम से कोई लेना देना नहीं होता है, ये कभी भी पूछे जाए, क्योंकि साइंस तो अनवरत है, ये कोई करंट के क्वेश्चन तो है नहीं। तो इसलिए मैक्सिमम टेम्परेचर इनसाइड प्रेशर कुकर डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ होल ऑन द टॉप एंड वेट दैट इज केप्ट ऑन इट, इन नहीं
ऑन इट। ठीक है ना बच्चों, तो ये चीज़ है। When water is heated from 0 डिग्री सेंटीग्रेड to 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? जब वाटर को, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो बर्फ होती है बच्चों, और आपको 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचना है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी पर आएगा। तो बर्फ जब पानी में बदलती है बच्चों, तो इसका क्या होगा? वॉल्यूम जो है बच्चों डिक्रीज होता है। तो 67 नंबर क्वेश्चन में पहले डिक्रीज होगा, और फिर यहाँ से जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड पानी जब बनाएंगे 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये इंक्रीज होगा। वॉल्यूम जो है यहाँ पर भी कर लेते हैं, यहाँ पर भी इंक्रीज होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। नहीं सॉरी, यहाँ पर डिक्रीज होगा, फिर वहाँ पर इंक्रीज होगा। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर वॉल्यूम जो क्या होगा? डिक्रीज होगा, और यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो फर्स्ट जो क्या होगा? डिक्रीज होगा, देन इंक्रीज होगा। ठीक है ना बच्चों, तो ये इसके पीछे लॉजिक है। आप ये केयर करिएगा कि जो पानी से जब बर्फ़ बनता है तो उसको वॉल्यूम बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैं इसको आपको पीछे की चीज़ों में समझ चुके, यहाँ पर तक पानी है, लेकिन जब ये बर्फ़ बनेगा बच्चों, तो ये यहाँ इसके ऊपर तक कैसे हो जाता है? ये पानी है गिलास में, और ये गिलास में क्या है? ये बर्फ़ है। तो बच्चों ये इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो पहले जो बर्फ़ से जब पानी बनेगा तो इसका वॉल्यूम घटेगा, और फिर जो है जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड 10 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे, सेल्सियस करेंगे, तो क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो ये वेल नोन कंसेप्ट है बच्चों, इसमें हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आएगा, तो इसका क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? डिक्रीज होगा। और जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, तो इसका वॉल्यूम क्या होने लगेगा? इंक्रीज होना शुरू कर देगा। वॉल्यूम जो है इंक्रीज होना शुरू कर देगा। ठीक है ना बच्चों, तो ये कंसेप्ट यहाँ पे काम करता है। 68 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट चेंजेज विल द वॉल्यूम ऑफ वाटर शो इफ द टेम्परेचर इज लोअर्ड फ्रॉम 9 डिग्री सेंटीग्रेड टू 3 डिग्री सेंटीग्रेड? बच्चों 9 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड आने में एक जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी आएगा। ठीक है ना बच्चों, नहीं सॉरी, यहाँ पर 0 नहीं आएगा, यहाँ पर 0 नहीं आएगा। अभी कहाँ आएगा? जब 3 से नीचे जाएगा तब ना 0 आता। तो क्या होगा 68 नंबर क्वेश्चन में बच्चों? क्या होगा? What changes will the volume of water show if the temperature is lowered from 9 डिग्री सेंटीग्रेड टू 3 डिग्री सेंटीग्रेड? तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? वॉल्यूम विल फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। ये जो है सी वाला होगा। वॉल्यूम विल फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। ठीक है ना बच्चों, तो क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम ये वो होता है, यहाँ पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड आया तब ना 3 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ जाएगा। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो बच्चों जो नीचे जाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू कर देगा। तो यहाँ से यहाँ तक तो डिक्रीज होगा, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज होगा, लेकिन जैसे यहाँ से 4 से 3 की तरफ बढ़ेंगे तो ये वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू करेगा। इफ द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज लोअर्ड फ्रॉम 9 डिग्री सेंटीग्रेड टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड, देन द डेंसिटी इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, देयरफॉर
till 4 डिग्री सेंटीग्रेड डेंसिटी इंक्रीजेज, डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, विच रिजल्ट इन डिक्रीज इन द वॉल्यूम, ठीक है ना, डिक्रीज इन द वॉल्यूम। लाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जब 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइस फॉर्मिंग, रिडक्शन इन डेंसिटी वुड काज एन इंक्रीज इन वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी बराबर क्या होता है बच्चों, मास बाई भी होता है। क्यों, तो जैसे जैसे डेंसिटी डिक्रीज होगी तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, यहाँ से ये कंसेप्ट आपको मिलेगा, ठीक है ना बच्चों। क्योंकि पानी का जो मैक्सिमम डेंसिटी जो होता है बच्चों 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। सिक्सटी 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या क्या है कि विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर इज या आर करेक्ट, करेक्ट पूछा है, इसमें से करेक्ट कौन कौन सा होगा। तो स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस का ये सेंटीग्रेड गलत हो जाएगा, सेंटीग्रेड एक पैमाना है, सेल्सियस उसका वैल्यू है, ठीक है ना। स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग वाटर एट, अच्छा यहाँ पर स्टीम दे दिया, एंड बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेंट कंटेंट सेम अमाउंट ऑफ हीट, सेम रखते हैं, गलत होता है, क्योंकि स्टीम को वाटर से स्टीम बनाने के लिए 540 कैलोरी पर ग्राम जो बच्चों ज़्यादा उसमें लेनी पड़ती, इसलिए गलत हुआ। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, नहीं ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये कितना होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है, और वेपोराइजेशन कितना होता है 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है बच्चों, ठीक है ना, इसलिए भी गलत हो गया। इन एन एयर कंडीशनर हीट इज extracted from the room air at the evaporator coil and is ejected out at the condenser coil, ये एकदम सही है बच्चों, ठीक है ना। तो इसमें केवल ऑप्शन डी सही होगा। देखिए इसको एक बार और देख लीजिए, इन एन एयर कंडीशनर हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रूम एट द इवेपोरेटेड कॉइल, जो एसी होता है उसमें दोनों कॉइल लगी रहते हैं बच्चों, एंड इज इजेक्टेड आउट एट द कंडेंसर कॉइल, क्योंकि आप देखिएगा बच्चों जो एसी लगी रहती है उसमें से पानी भी निकलते रहता है, धीरे धीरे उस पानी का जो पाइप के माध्यम से रूम से बाहर कर दिया जाता है, वही जो कंडेंसर कॉइल से हीट जो बच्चों बाहर निकलती है, ठीक है ना। तो ये वही दिया है 540 कैलोरी 80 कैलोरी टन टन टन, 3 इज करेक्ट। इन देखिए यहाँ से देखिए, इन एयर कंडीशनर हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रूम एयर से एट द इवेपोरेटर कॉइल, रूम से इवेपोरेटर कॉइल से निकलती है, ठीक है ना, एंड इज इजेक्टेड आउट एट द कंडेंसर कॉइल, जो कंडेंसर कॉइल होता है इससे एसी से बाहर निकलती है। इवेपोरेटर कॉइल जो क्या करती है कि रूम एयर से हीट को एक्सट्रैक्ट करती है, लेकिन ये जो कंडेंसर कॉइल जो है एसी से उष्मा को बाहर कर देती है। क्या है, व्हेन ए बॉटल इज फिल्ड विथ वाटर एंड इट इज फ्रीजिंग द बॉटल ब्रेक्स डाउन। भैया अभी तो हम लोग पढ़े थे, ये मान लीजिए कि बोतल है, ये पानी से भरा हुआ है, लेकिन जब ये फ्रीज होगा, अगर इसको टाइटली पैक कर देंगे तो ये क्या होगा, फट उठ कैसे हो जाएगा, ठीक है ना, बोतल आपका फट के बिखर जाएगा। When a bottle is filled with water and it is freezing, the bottle breaks down because, क्यों होता है, क्योंकि पानी जब जमता है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है, लेकिन आपने इसको टाइटली क्या कर दिया, पैक कर दिया है,
वो इंक्रीज होगा नहीं, तो ये क्या होगा, ब्रेक करेगा। तो इसमें क्या, वाटर एक्सपैंड्स ऑन अपॉन फ्रीजिंग, वाटर एक्सपैंड्स अपॉन फ्रीजिंग, पानी का जो आयतन जो बच्चों फ्रीज होने पर क्या होता है, बढ़ता है। पानी, बर्फ और वेपर ये सभी एक पानी के ही रूप हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इसलिए इसको देख रहे हैं कि इसमें वाटर बोल रहा है। ए ग्लास बॉटल कंटेनिंग वाटर ब्रेक्स व्हेन केप्ट इन ए फ्रीजर बिकॉज फ्रोजन वाटर विल हैव मोर वॉल्यूम देन द लिक्विड वाटर, सो इंक्रीज्ड वॉल्यूम will put pressure on the wall of the bottle and it will break, ठीक है ना बच्चों। इस कारण वो ब्रेक कर जाती है। चलिए आगे चलते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ए ग्लास बॉटल कंटेनिंग वाटर टाइटली कॉर्क्ड ब्रेक्स व्हेन इट इज kept in freezer, क्यों होता है, बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इंक्रीजेज ऑन फ्रीजिंग, ठीक है ना बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इंक्रीजेज ऑन फ्रीजिंग। आइए 1994 में प्रश्न पूछा गया बच्चों, व्हेन ए पीस ऑफ आइस फ्लोटिंग इन ए ग्लास ऑफ वाटर मेल्ट्स द लेवल ऑफ वाटर विल, एक ये पानी की गिलास है और इस पर ये बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, ठीक है ना। तो ये बताइए जब पानी का ये जो बर्फ़ का टुकड़ा मेल्ट होगा तो क्या होगा, व्हेन ए पीस ऑफ वाटर फ्लोटिंग इन ए ग्लास ऑफ वाटर मेल्ट्स द लेवल ऑफ वाटर, क्या होगा बच्चों बताइए, रिमाइन द सेम, क्यों ना, क्योंकि ये जो बर्फ़ जो बच्चों ऊपर है, ग्लास से ऊपर तक तैर रहा है, ठीक है ना। जब ये मेल्ट होगा तो ये इसमें समा जाएगा, क्योंकि जब बर्फ पानी से बर्फ बनता है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। लेकिन इसमें जो है जब देखिए 72 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या और रिमाइन द सेम, ठीक है ना बच्चों। 2007 का राजस्थान 2007 का प्री का प्रश्न है बच्चों। We know that the mass of liquid displaced by the floating ice equals to the mass of object, ठीक ना। We know that mass of liquid displaced by floating ice equals to mass of the object, that is why the ice caps float on water. Similarly, when an ice cube melts in a glass of water, the water level does not change, as the melted water will occupy the exactly same amount of space as the ice under the water level previously occupied, ठीक है ना बच्चों, previously occupied। तो ये इसके पीछे का कारण है, ठीक है ना बच्चों। Cloudy nights are warmer compared to clear cloudless nights because, जो बादल वाली रात होती है बच्चों साफ रात से, जिसमें बादल नहीं होते हैं, बादल वाली रात गर्म होती है, क्यों, इसको बताइए बच्चों। तो बादल वाली रात गर्म इसलिए होती है कि बच्चों रिफ्लेक्ट बैक द हीट गिवन ऑफ बाय द अर्थ, भाई जब आसमान में बादल हैं और जो पृथ्वी से ऊष्मा निकल के जाएगी उसको ये ऊपर नहीं जाने देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, रिफ्लेक्ट बैक द हीट गिवन ऑफ बाय द अर्थ। तो ये इसी कारण से जो है बादल वाली रात जो है क्लियर नाइट से क्या होती है, गर्म होती है। When you have cloudy nights, the cloud prevent heat from escaping through the atmosphere and into space. Cloud acts like a blanket. क्लाउड जो है एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है एंड ट्रैप द हीट,
That is why every time when there is a cloudy night, it is always warmer than a clear night. ठीक है ना बच्चों। अब देखिए 74 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर दैन क्लियर नाइट्स बिकॉज, एकदम सेम क्वेश्चन आ गया बच्चों। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। देखिए क्लाउड प्रिवेंट्स रेडिएशन ऑफ हीट फ्रॉम द ग्राउंड एंड द एयर। ठीक है ना बच्चों, जो ग्राउंड से हीट जो होती है और हवा से जो हीट जाती है उसको क्लाउड जो है ऊपर नहीं जाने देती है, इसी कारण से बच्चों क्लाउडी नाइट्स वार्मर होती है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट स्पेशल 2008 का प्रश्न है ये। द क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर दैन क्लियर नाइट्स बिकॉज द cloud prevents radiation of heat from the ground and the air and they reflect back the heat। ठीक है ना बच्चों, रिफ्लेक्ट बैक द हीट। 75 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, फ्रूट स्टोर्ड इन ए कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ। एग्जिबिट में प्रदर्शन करना होता है, ठीक ना बच्चों। फूड स्टोर्ड इन ए कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट्स लॉन्गर स्टोरेज लाइफ बिकॉज रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज्ड। भाई जब टेम्परेचर घट जाएगा तो रेस्पिरेशन डिक्रीज हो जाएगा, इसी कारण से बच्चों कम होता है। ये जो ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन ये है कि जब टेम्परेचर कम हो जाता है बच्चों तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ग्रोथ रेट भी कम हो जाता है, कम हो जाता है या रुक जाता है। इसी कारण से जो फ्रूट्स या भोजन जो हम लोग फ्रिज में रखते हैं वो लंबे समय तक रहते हैं। लेकिन ये फ्रूट्स के बारे में तो इसलिए यहाँ पर यही वाला ऑप्शन फिट बैठेगा, क्योंकि फ्रूट्स जब देखे हैं कि कोल्ड चैम्बर से जब बाहर निकालते हैं तो एकदम ताज़े नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप बाहर रखते तो क्या होंगे, उसमें से रेस्पिरेशन हो जाता और वो सूखे सूखे नज़र आते, ठीक ना। द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज इन कोल्ड चैम्बर। It is well known that even after harvesting of the fruit, the process of respiration continues and brings about ripening। ठीक है ना बच्चों, फलों को तोड़ने के बाद भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, उसी कारण से फल पक जाते हैं। चेंजेज इन कलर, सॉफ्टनिंग ऑफ फ्लेश, इंक्रीजेज इन शुगर कंटेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लेवर। दिस चेंजेज आकर मोर रैपिडली एट हाई टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, देखते हैं कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे फल पकना शुरू कर देते हैं। दिस मीन्स दैट लोअर द टेम्परेचर ऑफ स्टोरेज द लॉन्गर वुड बी द स्टोरेज लाइफ। जितना लो टेम्परेचर होगा उसका स्टोरेज लाइफ ऑफ फ्रूट लंबी होगी। इन कोल्ड चैम्बर्स the rate of respirations of fruit is decreased। respiration जो है श्वसन जो फलों का होता है, श्वसन सभी लोग करते हैं बच्चों, ठीक है ना, उसका रूप अलग अलग है। विदाउट श्वसन देयर इज नो लाइफ, विदाउट रेस्पिरेशन देयर इज नो लाइफ। तो ये देखिए 76 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। A hydrogen flatted polythene balloon is released from the surface of the earth as the balloon rises to an altitude up in the atmosphere। It will क्या होगा, increase in the size होगा बच्चों, ठीक है ना, increase in the size होगा। क्योंकि जैसे जैसे बैलून जो ऊपर जाएगा प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो साइज इंक्रीज होगी, जाहिर सी बात है बच्चों, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन इन्फ्लेटेड पॉलीथीन बैलून, ठीक है ना बच्चों, ये हाइड्रोजन इन्फ्लेटेड पॉलीथीन बैलून इज रिलीज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एज द बैलून राइजेज टू एन एल्टीट्यूड अप इन द एटमोस्फियर। इट विल क्या होगा, इंक्रीज इन साइज, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं
प्रेशर कम होते जाता है तो क्या होगा, साइज इंक्रीज हो जाएगी। इफ ए हाइड्रोजन इन्फ्लेटेड पॉलीथीन balloon is released from the surface of the earth, then the air pressure at high altitude is reduced. Thus the balloon will expand until the pressure inside the balloon equals the pressure outside। ठीक है ना, जब तक बाहर और भीतर का प्रेशर इक्वल नहीं होता तब तक बैलून क्या होगा, साइज में इंक्रीज होगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, एसर्शन और रीजन सब आ गया। ये वाले क्वेश्चन अच्छे होते हैं क्योंकि इसमें लॉजिक फिट करना पड़ता है बच्चों, ठीक है ना। तो वूलन क्लोथ केप्ट अस वार्मर, ये तो भाई एकदम नॉन फैक्ट है बच्चों, इसीलिए तो हम लोग ठंडी के दिनों में ऊनी कपड़े पहनते हैं। ये कह रहा है कि ऊनी कपड़े हमको गर्म रखते हैं, ये बात सही है, इसीलिए हम लोग ठंडी के समय में ऊनी कपड़े पहनते हैं। वूलन फाइबर्स आर मेड फ्रॉम ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। बच्चों ऊन जो होते हैं, ऊन बैड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होते हैं। आप देखते हैं कि स्वेटर जो हम लोग पहनते हैं, स्वेटर में बहुत छोटे छोटे स्पेस रहते हैं, लेकिन जब वही उतना मोटा आप कपड़ा पहन लेंगे उसमें स्पेस नहीं रहते हैं। तो जो स्वेटर में जो स्पेस छोटे छोटे रहते हैं बच्चों, उन स्पेस के बीच हवा भर जाती है। एंड एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, एयर जो है बच्चों हीट की बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक ना बच्चों। एयर जो है बच्चों हीट की बैड कंडक्ट होती, इस कारण से हमको गर्म महसूस होता है, ना कि ऊन जो है बैड कंडक्टर होता है। ऊन बैड कंडक्टर नहीं होता है, ऊन तो सेम कपड़े की तरह होता है, लेकिन ऊनी कपड़े जो, ऊनी कपड़ों में जो छिद्र रहते हैं, होल्स रहते हैं, वो लार्जर देन सिंपल क्लोथ। तो इस कारण से बच्चों तो कथन ए सही है और आर गलत है, इसलिए आपका ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी आपका होगा, क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। वूलन क्लोथ कीप्स अस वार्मर इन विंटर, इट इज जस्ट बिकॉज वूलन क्लोथ हैव फाइबर्स एंड बिटवीन दोज फाइबर्स एयर इज ट्रैप्ड, ठीक ना बच्चों, विच रिड्यूसेज हीट लॉस। जो एयर जो होती है वो ट्रैप रहती है और जो हीट लॉस को रिड्यूस कर देती है। एयर रिड्यूसेज heat loss because it is an insulator or poor conductor of heat, ठीक ना बच्चों। Thus statement is correct and R is false। तो 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, which one of the following statement is not true, correct। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है बच्चों करेक्ट नहीं है। तो इसमें जो हम लोग देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये एकदम सही है बच्चों। वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। बच्चों साउंड को चलने के लिए क्या जरूरत होती है, माध्यम की जरूरत होती है। साउंड को चलने के लिए माध्यम की जरूरत है। यही कारण है कि सूर्य से प्रकाश तो चला आता है, लेकिन जो खगोलीय पिंडों के बीच जो आवाज़ होती है या ब्रह्मांड में जो आवाज़ होती है वो हमको नहीं सुनाई देती है, क्योंकि साउंड को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगी, इंक्रीज होगी, ये बात सही है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ये भी बच्चों क्या है, सही है, प्रेशर से इंडिपेंडेंट होती है, प्रेशर से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डिक्रीजेज एज ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज, ये गलत है बच्चों, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ साउंड in air decreases, velocity of sound in air decreases as the humidity increases। ह्यूमिडिटी जैसे जैसे बढ़ेगी साउंड की वेलोसिटी बढ़ती है बच्चों, ठीक है ना।
The velocity of sound in air is not affected by the change in amplitude and frequency. ये भी सही है. Velocity of sound in air is not affected by the change in amplitude and frequency. ठीक है ना बच्चों. तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी में बदलाव से साउंड की वेलोसिटी चेंज नहीं होती. तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी वाला आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ये पूछा था कि नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट है ये, और बाकी सब तो क्या है बच्चों, करेक्ट है. ठीक है ना. चलिए देख लेते हैं यहाँ पर. ह्यूमिडिटी इज द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर. एज द ह्यूमिडिटी increases, the percentage of water vapor in air increases, and this decreases the density of air, and this decreases the density of air. ठीक है ना. क्योंकि जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, एयर की डेंसिटी. भाई दो चीज़ें हैं, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी. दिस डिक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ एयर, दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड. ठीक है ना बच्चों. ह्यूमिडिटी, इसका मतलब कि जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी बढ़ जाएगी. सो इंक्रीज इन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ साउंड. कहने का मतलब एयर और ह्यूमिडिटी दो चीज़ है बच्चों. ठीक है ना. एयर हो गया और ये ह्यूमिडिटी हो गया, और इसी बीच में इनको रहना है, तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा. तो अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाएगी तो एयर की डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. इंक्रीजेज दिस डिक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ एयर. जैसे जैसे ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, ये बढ़ेगी अगर, तो ये क्या होगी, घटेगी. ठीक है ना. दिस रिजल्ट इन डिक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ साउंड. क्योंकि ह्यूमिडिटी से कोई लेना देना नहीं है. अगर एयर की डेंसिटी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा. सो इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर. दट स्टेटमेंट सी इज नॉट करेक्ट. तो ये देखिए बच्चों, opening the door of refrigerator kept in the room. Opening the door of refrigerator kept in the room. जब जो हमारे घर में जो फ्रिज रहता है बच्चों, फ्रिज के जब दरवाजे को खोल देंगे तो रूम का तापमान कैसा होगा, बढ़ेगा या घटेगा. ठीक है ना. तो इसमें क्या होगा बच्चों, यू कैन वार्म द रूम ए लिटिल. आपका रूम जो है थोड़ा सा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा. क्यों कि जो जिस गर्मी को रेफ्रिजरेटर निकाल रहा था, अब वो गर्मी नहीं निकलेगी, वो आपके रूम में ही वापस आ जाएगी. ठीक है ना. तो इसमें क्या होगा, ओपनिंग द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर केप्ट इन ए रूम, यू कैन वार्म द रूम ए लिटिल. आपको रूम थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, क्योंकि पहले तो मान ली कि ठंडा था, क्योंकि उस गर्मी को निकाल के बाहर फेंक रहा था. If the door of a refrigerator kept open in a room, the temperature will start rise inside the refrigerator. The thermostat will kick in and try to cool it back down. ठीक है ना. Thermostat will kick it in and try to cool it back down. दोबारा उसे क्या करेगा, फ्रीजर को कूल करने की कोशिश कर. दिस मीन्स द मोटर इज रनिंग. इसका मतलब यह है कि जो फ्रिज का मोटर रन करना शुरू करेगा. विच मीन्स हीट इज बीइंग एडेड टू रूम रिजल्टिंग वार्मर रूम. कहने का मतलब कि जो किसी चीज़ को छेड़ देंगे बच्चों तो वो गतिशील अवस्था में हो जाएगा. ठीक है ना. जैसे मान ली कि फ्रिज जो पहले बंद था, आप उसके दरवाजे को खोल दिए, तो पहले तो वो ठंड था इसलिए उसका मोटर बंद था कि मतलब स्लो चल रहा था या जो भी समझ लीजिए. लेकिन जो
आप खोलेंगे तो उसमें क्या आएगी, बाहर से ऊष्मा आएगी फ्रिज में, और फ्रिज में जब ऊष्मा आएगी तो उस ऊष्मा को आउट करने के लिए फ्रिज का मोटर क्या करेगा, रन करने लगेगा, स्टार्ट हो जाएगा। और जब स्टार्ट होगा, कोई चीज़ स्टार्ट होती है तो क्या करती है, गर्मी देती है, इसलिए आपका रूम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। If a gas is compressed to half of its original volume at 27 degrees Celsius, to what temperature should it be heated to make it occupy the original volume? इसमें बच्चों गैस का नियम है V1 by V2 बराबर T1 by T2। तो कहने का मतलब कि इसमें बच्चों V1 को क्या कहा है, V1 को V by 2 कहा है, और टेम्परेचर आपका क्या दिया है बच्चों, T1 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसको केल्विन में बदलते हैं तो 300 केल्विन हो जाएगा बच्चों, 273 जोड़ते हैं, और यहाँ पर आपसे T2 पूछा है, और यहाँ पर V2 क्या होगा बच्चों, V होगा, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि इफ ए गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है ना बच्चों। अगर तो इसमें क्या होगा, at 27 degree Celsius to what temperature should it be heated to make it occupy the original volume। मैंने ये कह रहा है कि अगर V1 V by 2 हो जाए, उस समय टेम्परेचर क्या है 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसको ओरिजिनल V पर लाने के लिए आपको क्या करना होगा, कितना टेम्परेचर तक करना होगा, तो इसको आप कट पिट करिए, V से V खत्म हो गया, ये T2 इधर चला जाएगा, T2 बराबर कितना हो जाएगा 600 केल्विन होगा बच्चों। ये जो इस इधर जा केल्विन होगा, तो यहाँ पर आप डिग्री सेल्सियस में दिया है तो 600 में से 273 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ गैसेज V1 by V2 बराबर T1 by T2, तो V1 क्या कह रहा है कि जो V है उसका आधा हो गया, और V2 फिर ओरिजिनल पर ले जाना है, और T1 क्या है 27 डिग्री सेल्सियस दिया, तो इसको केल्विन में बदलें, क्योंकि ये फार्मूला केल्विन के लिए होता है, केल्विन के लिए होता है, और T2 पूछ रहा है, तो V1 हाफ हो गया, और ऐसे करके T2 बराबर 600 केल्विन, तो T2 बराबर 600 में 273 327 डिग्री सेल्सियस हो गया बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अंत में चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिए घंटी के आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सभी अपडेट मिलते रहें, और जब भी कोई लाइव क्लास होगी तो उसका आपको नोटिफिकेशन पहले से मिल जाएगा, और आप लाइव क्लास में पार्टिसिपेट करके बच्चों अपने आप डाउट को पूछ सकते हैं, और ऑन द स्पॉट, क्योंकि बचे हुए काम हमेशा बचे रहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।